आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसुरुल पानी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और बांग्लादेश से शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री हुआ करती थी, अब उनकी विदाई हो चुकी है। वहां पर हालात अराजकता के तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत की सांस लेने की इस पोजीशन में जो है लोगों को डाला है। यानी कुछ पॉजिटिव खबरें भी आने लगी हैं। पहले जिस तरह से कहा ही जा रहा था कि बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लूट मार और बड़े पैमाने पर जो एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, वो तमाम चीजों में कमी आई है। और जब से मोहम्मद यूनुस जो कि अर्थशास्त्री हैं और नोबेल उनको इनाम दिया गया था, जब से उन्होंने अपने हाथ पे सत्ता संभाली है, क्योंकि सेना ने कब्जा करने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है और मोहम्मद यूनुस साहब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हालात हैं भारत पे, उसके क्या कुछ असरात पड़ेंगे, क्योंकि मामला सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है इस पूरे मामले पर। और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि विदेश नीति को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो एक राजनीतिक पूरा खेल खेला जा रहा है, ये भी एक तरह से काफी भयावह स्थिति में इस वक्त लोग इसको सोचने पर मजबूर हुए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि भारत से मिला हुआ देश है और भारत ने पिछले 53 साल पहले से अगर देखा जाए, भारत के साथ इसके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही मधुर रहे हैं। और यही वजह है कि सीधे तौर पर भारत पे इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अ, वरिष्ठ आईएफएस ऑफिसर अशोक शर्मा साहब हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, राज्यसभा के फॉर्मर सदस्य हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एमपी हैं। और इसके अलावा इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उसके इस वक्त चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड जनरल जावेद इकबाल साहब हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनका भी बहुत बहुत तो स्वागत करते हैं। तो तीनों इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खास पैनल है। और तीनों से अलग अलग एंगल पर हम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, ये पूरी जो घटना है, इस घटना का भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। विदेश नीति के मामले में जब बात आएगी तो जाहिर है कि अशोक जी उसके मास्टर हैं, और वो बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसी चूक कहाँ हो गई कि भारत, जिसने पिछले कुछ महीनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, तो उसमें उस वक्त भी शेख हसीना वाजिद को स्पेशली बुलाया गया। इसके अलावा G20 में एक करीबी दोस्त, और पहली बार ये कहा जाए कि G20 में भारत ने अपने तौर पर उनको एक पार्टनर के तौर पर शामिल किया था। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले अशोक जी, अगर हम आप ही से चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब अंतरिम सरकार बन गई है और अर्थशास्त्र जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उन्होंने गवर्नमेंट अपने हाथ में संभाल ली है। अपील की जा रही है कि अराजकता का माहौल छोड़ा जाए और अब जो है अमन शांति और मिलजुल करके काम किया जाए। इस पूरी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के लिए जहां तक सामरिक दृष्टि से तो कोई अच्छा नहीं हुआ है। ये हमारे लिए तो बहुत ही एक खराब घटना है। लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। और ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन हो गया है, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि कोई कू हो गया है। हम्म, देखिए, जहां पे भी आप जमहूरियत का गला घोटेंगे, हम्म, जहां पे भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने देंगे। ये दूसरी बार था। तो इससे पहले का इलेक्शन था, उसमें भी धांधलियों के आरोप थे, उसमें भी बीएनपी ने बॉयकॉट किया था। इस बार भी बॉयकॉट किया। और इस बार तो लगभग सभी पार्टियों ने, ओपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया था। हम्म, और उस बॉयकॉट के अलावा आ, जो मसनवी एकदम फर्जी कैंडिडेट खड़े कर दिए गए थे ओपोजिशन के नाम पे। हम्म, तो ये जो हुआ ये तो होना ही था। हम्म, देखिए, कोई बुराई नहीं है यदि आपने एक या दो बार सत्ता का सुख भोग लिया है।
कोई बात नहीं, आप ओपोजिशन में बैठ जाइए, यू शुड बी रेडी टू सिट इन ओपोजिशन। हम्म, क्या बुराई है? हम्म, यदि हसीना जी ओपोजिशन में बैठ के स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन रहती, हम्म, 40% सीट आ जाती, 35% आ जाती, तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन रहती, हम्म, तो कोई बुराई नहीं। हम्म, तो ये कि मुझे सत्ता में रहना है, बने रहना है, मुझे ओपोजिशन फ्री बांग्लादेश चाहिए, हम्म, मुझे आ, किसी को टॉलरेट नहीं करना है, किसी भी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन को, तो ये तो होना ही था। हम्म। जैसा उन्होंने बोया वैसा उन्होंने काटा। नहीं, ये अगर तो ये मैं होना नहीं, अगर ये होना था तो क्या भारत की जो विदेश नीति है, भारत के विदेश मंत्री जो है, वो इन तमाम चीजों को, भारत के लोग इस चीज को देख रहे थे, समझ रहे थे, फिर चूक कैसे हो गई? देखिए, भारत को हम बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। जहां तक अपने पड़ोसी देशों में इंटरनल अफेयर्स हैं, हाँ, उसके मामले में इंडिया का दखल बहुत कम रहता है। हाँ। मीडिया कुछ भी कहता रहे, हम्म, भारत का इसमें कोई खास रोल नहीं है। हम्म, भारत का तो यही रहता है कि हमारा जो जो देश का मुख्य उद्देश्य है, ये है कि हमारे फेवर में वहां सरकार रहे, हम्म, जो भी सरकार हो, हम्म, जो भी सरकार हो हमारे फेवर में रहे, उतना भर काम करते हैं। हम्म, अब सरकार किसकी रहे क्या रहे, उसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। हम्म, सलाह दे सकते हैं, सलाह के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम्म, तो इसलिए ये कहना है कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई है हम्म, या भारत की डिप्लोमेसी की हार है, हम्म, वो बड़ी अतिशयोक्ति होगी। हम्म, वो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि फिर हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इंडिया की हम्म, इन्फ्लुएंस को। हम्म, इन्फ्लुएंस नहीं है, हम्म, किसी पार्टी पे भी नहीं है, किसी कंट्री में भी नहीं है। हम्म, तो इसलिए सामरिक रूप से भारत को नुकसान हुआ है। हम्म, भारत के एक दोस्त देश में यदि कोई भी ये इस तरह उथल पुथल हुई है, तो हमारे लिए चिंताजनक बात है। लेकिन जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब तक कहती आई है, उन्होंने आमतौर पे यही कहा है कि ये उनका इंटरनल मैटर है, और मैं मानता हूं कि ये उनका एक सही स्टैंड था जब उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मैटर है। इससे ज्यादा वो कह भी नहीं सकते थे, और कहना भी नहीं चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब रही बात हमारी, जो हमारे सामरिक हित है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें काफी स्टेट्स में गड़बड़ियां चल रही हैं। मणिपुर है, थोड़ा बहुत त्रिपुरा में भी है, नागालैंड में है। तो हमें जरूर इस बात की जरूरत है कि हमारे पड़ोस में शांति रहे और एक स्टेबिलिटी रहे। बिल्कुल। लेकिन किस तरह की स्टेबिलिटी रहे? वो ऐसी स्टेबिलिटी रहे जो कि जेन्युइन स्टेबिलिटी हो। ये कोई जेन्युइन स्टेबिलिटी नहीं थी। ये जो इस बार आई इलेक्शन में जीत के, वो तो पहले दिन से पता था कि गड़बड़ होगी, और वो उसे या तो उन्होंने समझा नहीं, या उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। देयर वॉज ए क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। ये तो आज नहीं होता, 2 महीने बाद होता, 4 महीने यानी बाद होता। शेख हसीना वाजिद जो कि प्रधानमंत्री कल तक थी, अब प्रधानमंत्री नहीं है। वो जो दीवार पे नवश्ते दीवार जो शब्द एक जी इस्तेमाल जी। किया जाता है, शायद उसको पढ़ने में नाकाम रही है, क्योंकि आपने। पढ़ भी लिया तो सत्ता का सुख ऐसा होता है, हाँ, सत्ता का लालच ऐसा होता है कि वो हटना नहीं चाहती थी। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। क्या बुराई थी इस बार, इस टर्म में वो ओपोजिशन में बैठ जाती। उन्होंने हम्म, बहुत कुछ दिया है बांग्लादेश को, मैं नहीं कहता उनका कोई रोल नहीं है। हम्म, उन्होंने बांग्लादेश को स्टेबिलिटी के अलावा वहां पे सेकुलरिज्म दिया, हम्म, जो कि इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी बात है, हम्म, भारत जैसे खित्ते के लिए। हम्म, दूसरी बात, उन्होंने कोई बेमतलब का इशू नहीं उठाया साउथ एशिया में। भारत में भी जैसे सीए या एनआरसी वगैरह हुआ, उन्होंने उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, हम्म, ये सोच के कि अपने आप बातें ठंडी हो जाएंगी। हम्म, आप ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही हो कि इंडिया को नुकसान हो, हमेशा ध्यान रखा उन्होंने, अच्छे हम्म, पड़ोसी होने के नाते। हम्म, और उसके अलावा भी हम्म, जो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ आज की तारीख में, उन्होंने बांग्लादेश को इस लेवल पे ला दिया कि हम्म, बांग्लादेश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, काफी इंडेक्सेस में बांग्लादेश इंडिया से आगे है। पर बिल्कुल, कैपिटा इनकम में भी हम्म, इंडिया से आगे निकल गया, पर कैपिटा जीडीपी में बिल्कुल, एक आध साल वो इंडिया से आगे हो गया। हम्म, तो इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं नकार सकते। बिल्कुल, लेकिन यदि यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ होता, तो हम्म, उसकी एक जनरल एक्सेप्टेंस होती। बिल्कुल, दूसरी बात,
लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि इंडिया में भी ओबीसी के रिजर्वेशन है, जिसमें ऑफ कोर्स पसमानदा मुस्लिम भी शामिल हैं, या शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है। क्या इसके खिलाफ भी हो सकता है? ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इंडिया में यदि कोई रिजर्वेशन मांग रहा है तो इस देश का, इस मुल्क का 85% मांग रहा है। बिल्कुल। यहाँ 15% ही हाई का अपर कास्ट हिंदू हैं। आप अशराफ को भी मुसलमानों में गिन लीजिए, 2-3% उन्हें भी लगा लीजिए आबादी का। क्रिश्चियंस में इलीट को लगा लीजिए 1-2%। यानी हिंदुस्तान में यदि रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है तो यहाँ से 80 या 82% आदमी रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है। 80% लड़ रहा है, 75% तो लड़ ही रहा है। और उसको यदि आपने 50% से 60% बढ़ा दिया रिजर्वेशन, या 67% भी बढ़ा दिया, तो इस पे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि ये तो किसी भी सरकार के फेवर में ही जाएगा। ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, उन्होंने ठीक। 30% रिजर्वेशन 1% आबादी से भी कम को दे दिया। हम्म। यानी फ्रीडम फाइटर्स के जो सर्टिफिकेट हैं आजकल, ऐसे लोग जो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, मुझे ये पता लगा वो तो 1% से भी कम रह गए हैं। यदि 1% या 2% के लिए आप 30% रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो नेचुरल है, कि विरोध हो। स्वाभाविक है कि हंगामा होगा। तो बिल्कुल। वहां की रिजर्वेशन प्रॉब्लम और इंडिया की रिजर्वेशन प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ चूंकि जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब भी हैं। जावेद साहब, जिस तरह से एक सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के बातचीत की जा रही है, खासतौर से जो मणिपुर की पूरी बेल्ट है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, और पश्चिम बंगाल की जो पूरी सरहद है, यानी पश्चिम बंगाल और उससे जितनी भी बांग्लादेश की सरहद है, वो पूरी की पूरी सरहद को एक तरह से ये कहा जाए कि सील कर दिया गया है। आखिर सिक्योरिटी उससे अगर नुक्ता नजर से समझना चाहे, आप इस पूरी घटना को कैसे देखेंगे? जनरल जावेद। अच्छा जी। जी जी। देखिए, मैं जो अभी अशोक सर ने एक्सप्लेन किया, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ हम्म। कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोगों को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं होगी, उसे बलपूर्वक कुचला जाएगा, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब जहाँ तक हमारी नीति की बात है, ये बात सही है कि हमारे संबंध अवामी लीग से और शेख हसीना से बड़े अच्छे थे, और उनके रहते हुए पिछले 15 सालों में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जो एक हमारा सामरिक दृष्टि से सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश से, वो ये है कि जो बांग्लादेश की जमीन है, वहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप एक्टिव ना हो जो भारत के विरुद्ध किसी भी तरह से काम करे, जिससे कि हमारे देश की एकता या अखंडता को खतरा हो। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स पास्ट में एक्टिव रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के टाइम पे हमारा उनके साथ जो कोऑपरेशन था, हर दृष्टि से वो बहुत बेहतर था, और एक बड़ा हार्मोनियस था, और वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ बड़ी अच्छी थी। अब ये है कि जो नया इंटरिम सेटअप आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके साथ भी हमारी सरकार के अच्छे संबंध बनेंगे, और इसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे, जो भी सरकार वहां पे चुन के आएगी, उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि भारत को और बांग्लादेश को एक दूसरे की जरूरत है। जो बांग्लादेश है, उससे हमारा बॉर्डर तकरीबन 4000 किलोमीटर का लगता है, और वो इलाका हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव है, और बांग्लादेश को भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए भारत की जरूरत है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे भी हमारे उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। ये बात अलग है कि शायद इतने अच्छे ना रहें जैसे शेख हसीना के साथ थे, बट फिर भी इसके बावजूद हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। अच्छा, एक और जब सवाल। भी कोई विदेश नीति। जी जी, एक सवाल जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि चूंकि शेख जी हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है, तो जाहिर है कि जी अब जो भी इंटरिम सरकार आई है, और जिस तरह जी से वो भी ये चाहेगी कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। और जाहिर है कि जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की नाराजगी, और जिस तरह के शेख हसीना वाजिद के काम थे, जिसको लेकर के ये पूरा तख्ता पलट हुआ है, तो कल के रोज ये अंतरिम सरकार भी ये डिमांड कर सकती है कि भाई आप शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करें, ताकि उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकें।
अब ऐसी स्थिति में अगर वहां से, चूंकि भारत सरकार की तरफ से कोई इस तरह का बयान अभी नहीं आया है सामने जिसमें ये कहा जाए कि हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के लोगों के साथ हम बेहतर ताल्लुकात, बल्कि जो दुश्मन है वहां की जनता का उसको भारत पनाह दिए हुए है। ऐसी स्थिति में आप इसे किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा है, जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के जी। प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये डिमांड कर दी है कि शेख एग्जैक्टली। हसीना को अरेस्ट करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बिल्कुल। जहां तक भारत का संबंध है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरिम सरकार की तरफ से भी इस तरह के कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जो भी देश शेख हसीना को असाइलम देगा या अपने यहाँ रखेगा, उसकी रिश्तों पे असर पड़ेगा, बांग्लादेश से उसके रिश्तों पर असर पड़ेगा। और आप देखेंगे कि यूके ने भी और अमेरिका ने भी उनको ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं दिया कि ये वहां पे जा सकते हैं। और मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है कि अपनी सरकार इस बारे में, अभी इंटरिम तौर पे उन्हें यहाँ रहने की इजाजत मिल गई है, मगर बहुत लंबे समय तक वो यहाँ रह पाएंगी मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सभी पहलुओं को समझकर कोई अच्छा डिसीजन ले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे ये साथ बात जरूर है कि जैसा बांग्लादेश से आवाजें आ रही हैं, वो ये समझते हैं कि जो भी इन्हें असाइलम देगा उस देश के साथ उनके संबंधों पे असर पड़ेगा। और हमारी सरकार भी, मुझे पूरी उम्मीद है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सही फैसला लेगी। बिल्कुल। और चूंकि अभी हमारे उनको साथ, इंटरिम ही दिया गया है, हाँ, हमारे फाइनल साथ नहीं चूंकि दिया अदीब गया साहब कि भी हैं, राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, और जाहिर है कि सत्ता के गलियारों में जो ये पूरा खेल हो रहा है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। अदीब साहब, भारत पे इस पूरी घटना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। संसद माननीय जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस पूरे मामले पर बयान भी दिया। उनका जो पूरा बयान है, आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं किसी तरह से मेल खाता है? देखिए अंजर साहब, अभी बहुत तफसील से जी। जनरल साहब ने भी और अशोक साहब ने बिल्कुल सही बात करी है। प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश में तो है ही है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सानिया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं हसीना, उनसे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। मनमोहन सिंह जी के ज़माने में एक डेलीगेशन गया था और बहुत ही मुझे इम्प्रेस किया था उन्होंने, क्योंकि उनका जो सेकुलर कॉन्सेप्ट था वो हमसे बहुत मिलता था। और उन्होंने उस मुल्क में सेकुलरिज्म को पूरी बुनियाद दी, फाइनेंशियली मजबूत किया, इकोनॉमिकली वो बहुत बहुत आगे चले गए। पाकिस्तान से तो कोई मुकाबला ही नहीं है उनका, हमसे भी आगे हैं बहुत चीज़ों पे वो। लेकिन पिछले चंद साल से जो हमारे दोस्त अहबाब और हमारा कांटेक्ट था बांग्लादेश से, तो ये महसूस होने लगा था कि ये अब डिक्टेटर की शक्ल अख्तियार कर ली। और वो जो हमारी सरकार ने किसी को बिलीव नहीं किया, अपने सारे जो एक्स थे वो उसी बास्केट में डालते चले गए। वो ये जो रिवोल्ट हुआ है वो बिल्कुल जायज इसलिए है कि थर्ड जनरेशन को भी वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं। यानी वही आदमी जो अवामी लीग का मेंबर है उसी को जॉब मिलेगी। तो ये नौजवानों में जो उबाल आया कि भाई अगर आप अवामी लीग में हैं तब तो आप जॉब कोटे में हैं, अदरवाइज देयर इज नो जॉब अवेलेबल फॉर एनीवन एल्स, इसको हिंदुस्तान ने समझा ही नहीं। जो मुझे डर लगता है वो ये है कि जिन लोग इसके पीछे हैं, जमात इस्लामी, ये पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है। खालिदा जिया जो है वो चाइना के बहुत करीब रही हैं अपने दौर में, और उनका मामला है। तो सरे दस हिंदुस्तान को बहुत होशियारी से काम लेना है। और जो अभी जैसे जनरल साहब ने कहा कि उनको कतई यहाँ असाइलम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी नहीं बनना चाहते हैं बांग्लादेश की उस लड़ाई में। जो जब आप
जब सत्ता की हवस इतनी बढ़ जाए कि हम तो पावर लेंगे ही, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि यही बंगालियों ने पाकिस्तान के खिलाफ, जब उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, तो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया और वो उस सड़कों पे आ गए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये सेकंड आजादी है, हमारी अच्छा, दूसरी। आपने अदित साहब, आपने चूंकि बात की कि भारत सरकार को बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेने की जरूरत है इस वक्त, लेकिन मैं तो बिल्कुल, लेकिन जिस बिल्कुल ये तरह से समझता हूँ उन्होंने कि ब्रीफ किया संसद के अंदर, जिस तरह से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को ब्रीफ किया, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान का एक आला अधिकारी उसने डीपी पे लगाया था इस पूरे उस चीज को, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम हालात को देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। आपको लगता नहीं है कि ये पूरी घटना को हल्का किया गया? नहीं, मैं तो ये भारत सरकार की कमजोरी समझता हूँ। हाँ। दुनिया समझ रही थी कि भाई वहां कुछ ना कुछ होने वाला है। हम्म, ठीक है, ये 2 दिन पहले हो गया, हम्म, लेकिन जैसे अशोक साहब ने कहा कि ये तो आज नहीं होता, 6 महीने के बाद हो जाता। हम्म, हमको हमको तो ये होना चाहिए था कि मैं मनमोहन सिंह जी के जमाने में मुझे 2 जगह भेजा गया। एक तो बांग्लादेश गया, जहां मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हसीना इनसे, प्राइम मिनिस्टर से। और दोबारा मुझको मणिशंकर को पाकिस्तान भेजा गया बैकडोर से, और मुझसे ये कहा गया कि अपोजिशन के एमपी से बातचीत करो। तो ये कि हमें अपनी एक विंडो तो खोलनी चाहिए थी ना, हम्म, और हमने नहीं खोली। हम्म, और वो इस बात को समझते रहे, और खासदा वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो तो मैंने जो पढ़ा, तो वो तो आखिर तक तैयार नहीं थी, तो फौज को कह रही थी कि तुम और पाओ और मारो। हम्म, वो तो उनकी बहन ने, फिर उनके बेटे ने उनको, जो एज पर न्यूज जो अखबार में पढ़ी है, उससे तो यही लगता है कि उनको प्रेशराइज होकर टाइम दिया गया, आप 45 मिनट में चली जाए यहाँ से। लेकिन जो उससे बड़ा जो मुझे परेशानी है वो ये है कि मोदी सरकार जो है वो इस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में कमजोर हुई है पहले इसके मुकाबले में। अब ये जो उनको ये कहीं मौका न मिल जाए, क्योंकि वहां जो एट्रोसिटीज और जुल्म होगा माइनॉरिटी पे, उसको बहुत बड़ा करके हिंदुस्तान में दिखाया नहीं, जाए। दिखाया जा रहा है सोशल नहीं, मैं मीडिया बता पर, रहा जिस हूं, मुझे तरह की नहीं मालूम है, नफरत अंगेज लेकिन वीडियो फैलाए जा रहे हैं। जी। चीफ मिनिस्टर, अब योगी साहब का बयान मैंने सुना है अभी। जी। वो ये कह रहे हैं कि साहब वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो ये जो होने जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, इस मुल्क के लिए। 2024 के इलेक्शन में यहाँ एक समझदार तबका खड़ा हो गया था। ये तो मेरा हमेशा से बिलीव है कि हिंदू इस मुल्क का बाय नेचर सेकुलर है, हमेशा से रहा है। उसने हमेशा सबके लिए अपना दामन खोला है, और सबको यहाँ ये मुख्तलिफ डेरे आते रहे सैकड़ों साल से, सबको गले लगाया। लेकिन वो जो सेकुलर तबका था उसने चुप्पी बांध रखी थी। वो चुप्पी इस इलेक्शन में टूटी थी। लेकिन जिस तरीके से मुझे खौफ आता है, जिस तरह से झूठे वायरल वीडियो चलाए जाएंगे, इसमें हम लोगों को और यहाँ की सरकार से तो मुझे उम्मीद यूं नहीं है कि सरकार को तो अभी 4 स्टेट इलेक्शन लड़ने हैं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, उसको एडवांटेज उठाने की सारी कोशिश वो करेंगे। लेकिन जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं और जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बिल्कुल इमोशनल होके कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे यहाँ का माहौल खराब हो। मैं ये इनकी किस्मत है मोदी साहब की कि आप देखिएगा, मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये होगा, तो जितनी जल्दी स्टेबिलिटी बांग्लादेश में आ जाए, उतना ही हमारे देश के लिए बेहतरी। बिल्कुल। और हिंदुस्तान की हुकूमत को सोचना भी चाहिए
कि हम अपने पड़ोसियों से, देखिए सिंगापुर, श्रीलंका में हमारे साथ यही हुआ, वहां रिवोल्ट हो गया। पाकिस्तान से तो जाहिर है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब बांग्लादेश जो हमारा सबसे करीबी अलायंस, जिसका तस्वुर ही हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म से पैदा हुआ, जिसका तस्वुर हिंदुस्तान की सोच से बना, उसने इस्लामिक स्टेट छोड़कर और वो सेकुलरिज्म के और हिंदुस्तान के तस्वुर को आगे लेके आया। मैंने बांग्लादेश में जाके देखा था कि जिस वक्त मैं गया था ऑफिशियली, लेकिन मैं बहुत जगह घूमा भी, और मैं खास तौर से वहाँ की पुरानी जो ढाका, क्योंकि वो तो वीआईपी उसमें रुका हुआ था, लेकिन मैं खास तौर से गया वहाँ की सेंटर जो जब मस्जिद थी, वहां जाके मुझे लगा जैसे मैं दिल्ली की जामा मस्जिद के पास पहुंच रहा हूँ। यानी वहाँ हिंदू कल्चरली और कई तरह की चीजें हैं जो सिमिलैरिटी फील नहीं किस्म होती है। का ठीक। कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ सबकी एक जुबान, सबका एक लिबास, हाँ, बिल्कुल जिसका जो हम अपने मुल्क में तस्वुर करते हैं। ठीक है जनरल जावेद। लेकिन ठीक है, जी हम आपके पास जनरल जावेद, जिस तरफ अदीब जी साहब ने इशारा किया कि जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरीके से नफरत आमेज ये कहा जाए कि मटेरियल पूरे उस पे समाज में, सोसाइटी में अब फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं उन्हें जी। काफी हद तक कवर किया है। और जो बांग्लादेश में, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ हिंदुओं की दुकानों पे या मंदिरों पे हमले किए गए, लेकिन उनके साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे मुसलमान उन्हें बचाने के लिए आए। और एक बेसिक रिपोर्ट ये है कि जो हमले हुए ज्यादातर वो अवामी लीग के सपोर्टर्स के ऊपर हुए, जो उस गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और उसके अंदर मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज भी थे। ऐसी वहां पे अभी तक जितना मैंने देखा है, कोई ऐसा कवरेज मैंने नहीं देखा कि खास तौर से कोई ऐसा कम्युनल इस मूवमेंट में कोई ऐसा कलर था। और अभी जैसे अदीब साहब ने बात की कि देखिए, एक मैं भी थोड़ी सी अपनी पर्सनल वो शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर्स के साथ बड़ा इंटरेक्ट किया है यूएन मिशन के अंदर। जब मैं था सेरा लियोन के अंदर 2000 में, तो वहां पे बहुत सारी बांग्लादेश आर्मी थी और हम भी वहां पे थे, इंडियन आर्मी भी थी। और उनसे इंटरेक्शन के दौरान वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि दे फील क्लोजर टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एज कंपेयर टू पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स। तो ये फीलिंग, ये क्लोजनेस उन बांग्लादेशी ऑफिसर्स के अंदर मैंने इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए पाई। और अक्सर हम उन्हें अपने घर जहाँ रहते थे इनवाइट किया करते थे डिनर्स पे, और वो हमें इनवाइट किया करते थे। सो वी हैड ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप। और उसके अलावा जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था, फोर्ट विलियम में, हर विजय दिवस पे बांग्लादेश आर्मी यहाँ आया करती थी फोर्ट विलियम के अंदर, और हम लोग साथ ही विजय दिवस सेलिब्रेट किया करते थे। तो यस, ऐसी चीज है। और जो आपने कहा कि हमें इसे कम्युनल कलर जो ये दे रहे हैं, ये मेरे हिसाब से चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और इससे जो भी बांग्लादेश के अंदर नया सेटअप आएगा या सरकार आएगी, उससे हमारे संबंधों पर भी असर पड़ेगा। तो जो ये लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्हें बिना वेरिफिकेशन के, किसी पॉलिटिकल मोटिव से ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए, जिससे हमारे देश की सुरक्षा पे, अंदर हमारा जो शांति है उसके ऊपर फर्क पड़े, या इससे हमारे आने वाली बांग्लादेशी सरकार से संबंधों पर फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एम्बेसडर अशोक शर्मा, आपसे अगर चीज को समझना हाँ, चाहे। मैं इसमें जी कुछ हाँ, जी। मैं जो अभी जावेद इकबाल साहब ने कहा या मोहम्मद अदीस साहब ने कहा, मैं जी। इनको समर्थन देते हुए हाँ एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ जो हमारा गोदी मीडिया है, हाँ। जो हमारा सो कॉल्ड चलिए, मेन स्ट्रीम है, आप मानते वो हैं एक कि एजेंडा गोदी मीडिया चलाता है। है? जो भी मीडिया है, चलिए गोदी मीडिया या जो भी मीडिया है, जी जी जी। उस वो जी तो एक एजेंडा के तहत काम करता है। एग्जैक्टली। जब हमास का केस हुआ, हाँ जब अ, गाजा स्ट्रिप से जो अक्टूबर में मिसाइल छोड़ी गई, हाँ। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए। तो हम्म, जब मैं राजस्थान के गांवों में गया, हम्म, तो मुझे वहां लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो हर स्टेट में,
हर जिले में एक गाजा पट्टी है। हम्म, बताइए आप क्या करेंगे? मीडिया ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, यानी हमास ने जो किया वहां पे इजराइल में, उसको एक तरह से डिमोनाइज करने के लिए उन्होंने इंडिया में उसको एक तरह से प्रोजेक्ट किया, उसे एक इस्लामोफोबिया क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल इंडियन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को जब भी कोई मौका मिलता है, वो उसको एक अवसर मिल जाता है इस्लामोफोबिया क्रिएट करने का, और इसके पीछे एक पूरा का पूरा एजेंडा, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। बिल्कुल। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश के मैंने काफी वीडियो देखे हैं वहां के इंटेलेक्चुअल्स के, जो आज आए हैं, एक वायर पे भी आया है और भी कई साइट्स पे आए हैं। वहां पे इतना सेकुलर वो बात कर रहे हैं वहां के, चाहे वो बैरिस्टर हैं, चाहे वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वहां पे अमेरिका में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक तो ये हिंदू मुसलमान का इसमें कोई झगड़ा था नहीं, इसमें स्टूडेंट्स की या मूवमेंट की टॉप लीडरशिप में हिंदू भी शामिल थे। दैट इज नंबर वन। जब जहां तक आर्मी की बात है, बांग्लादेश आर्मी बाय एंड लार्ज सेक्युलर है। मैं एनडीसी में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ रहा हूँ, 2 साल से करीब ज्यादा रहा हूँ, और जनरल जावेद इकबाल साहब जानते हैं, वहाँ बांग्लादेश के सीनियर ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रैंक के लोग अलग अलग सर्विस से ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और चूंकि मैं आईएफएस का वहाँ 6 ही उस टाइम पे एसडीएस थे, मैं फॉरेन सर्विस से अकेला था, तो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट थे उनका इंचार्ज मैं था। तो नेचुरली उनको कोई भी चीज है तो मेरे कमरे में आते थे, और उनमें से अधिकतर मेरे ही साथ अटैच रहते थे जब वो एमफिल डिग्री करते थे, यानी मैं उनका गाइड होता था। और मैंने पाया कि जो बांग्लादेश के ऑफिसर्स थे कॉम्पिटेंट भी होते थे, बांग्लादेश के भी और श्रीलंका के भी, और बहुत सेक्युलर किस्म के होते नहीं तो हैं। अब इस स्थिति में ये करें ये क्या? बात कहना कि वहां पे शेख हसीना चली गई तो वहां हाँ, पे इस्लामिस्ट का राज आ जाएगा, ये हाँ, बहुत ही बेहुदा एक्सप्लेनेशन है। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारे मीडिया को बचना चाहिए इसके बहाने बिल्कुल। इस्लामोफोबिया क्रिएट करने की जो साजिश चल रही है, इस पे सरकार को भी इनको समझाना चाहिए कि मत करो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की मजबूरी होती है, अशोक जी आप हमारे साथ जुड़े, जनरल जावेद आप हमारे साथ जुड़े, अदीब साहब आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपील सबसे यही है, जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो या फिर भारत में हो, बस उनसे अपील यही है, गुजारिश यही है कि इस तरह के जो गलत प्रोपेगेंडे हैं, खास तौर से जो सोसाइटी में नफरत को बढ़ावा दे, उनसे बचा जाना चाहिए। और यहाँ तक कि सरकार को भी इस पर जो है कड़ाई से नजर रखते हुए एक्शन लिए जाने की जरूरत है। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।